नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए लोकप्रिय एवं वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी की कहानी उन्हें मुक्ति मिल गई। सुधा आदेश जी एक सशक्त कथाकार हैं और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पूजा अपना अतीत पीछे छोड़कर इस शहर में नए सिरे से अपनी ज़िंदगी प्रारंभ करने आई थी। नौकरी तो मिल गई, पर रहने का ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। किसी अन्य से जान पहचान न होने के कारण वो एक होटल के कमरे में रह रही थी। वो उसकी जेब पर भारी पड़ रहा था। जेब को बचाने तथा जिंदगी में स्थिरता लाने के लिए वो स्थायी निवास की खोज में भी लगी हुई थी। सुबह से शाम तक वो ऑफिस में काम करती तथा रात में अखबार में निकले विज्ञापन के आधार पर घर ढूंढने निकल पड़ती। कोई घर इतना महंगा होता कि उसे लगता कि अगर वो इसे लेगी तो उसकी जेब सदा के लिए छोटी ही रह जाएगी, और जो सस्ता होता उसकी लोकेशन उसके मन मुताबिक नहीं होती। जो थोड़ा अच्छा लगता वे एडवांस इतना मांगते कि जब वो अपनी बचत पर निगाह डालती तो कम लगती। अगर कहीं सब कुछ मन मुताबिक लगता तो अकेली लड़की जानकर गृह स्वामिनी या गृह स्वामी की भेदती निगाहें उसको अपना इरादा बदलने के लिए मजबूर कर डालती थीं। एक दिन सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ पेपर में खाली घरों के विज्ञापनों पर निशान लगा रही थी कि एक विज्ञापन पर निगाह पड़ी। पेइंग गेस्ट के लिए लड़की चाहिए। विज्ञापन में लिखी बातें उसके अनुकूल थीं। उसे लगा शायद यहाँ बात बन जाए। जगह भी ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं थी, अतः ऑफिस के पश्चात विज्ञापित पते पर जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो 75-80 वर्ष की एक वृद्ध महिला ने दरवाज़ा खोला। उसका मंतव्य सुनकर अपना परिचय देते हुए आत्मीयता से उसे अंदर बुलाते हुए कहा, आओ बेटी, आओ। मेरा नाम नीलिमा गुप्ता है। तुम मुझे नीलू दादी कहकर बुला सकती हो। यहाँ सब मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। तुम कहाँ की रहने वाली हो बेटी? जी, गोंडा। तुम्हारा विवाह हो गया? जी नहीं। वो न चाहते हुए भी झूठ बोल गई, क्योंकि अगर वो सच कहती तो उसे उनके अन्य कई प्रश्नों से गुजरना पड़ता। तुम इस शहर में अकेली हो या अन्य कोई रिश्तेदार भी है? जी, मैं अकेली ही इस शहर में पैर जमाने की कोशिश कर रही हूँ। घबराना मत, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी पूछिए, पूजा ने सशंकित स्वर में पूछा। बेटा, नौकरी तुम्हारा शौक है या आवश्यकता? जी, आवश्यकता है। ओह, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये बता, कब सामान लेकर यहाँ आ रही है? उसके संयमित और संतुलित उत्तर से संतुष्ट होने पर उन्होंने उठते हुए कहा, आप परेशान ना हो, वैसे भी मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। मुझे कहीं और भी जाना है। अगर आप वो कमरा दिखा दें तो। उनकी उम्र और लड़खड़ाती चाल को देखकर उसने उन्हें रोकते हुए कहा, कमरा भी देख लेना, मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी पीकर तो देख। शिखा कहती थी दादी आप बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं। शिखा कौन? उनकी आत्मीयता देखकर पूजा से रहा नहीं गया और पूछ बैठी, मेरी पोती। अब कहाँ है वो? वो नहीं रही। कहते हुए वो उठ गई तथा छड़ी के सहारे किचन की ओर चल दी। उनकी आंखों में तिराई नमी उससे छिप न सकी। वो उनके पीछे पीछे जाना चाहती थी, पर यह सोचकर नहीं जा पाई कि पता नहीं उन्हें उसका किचन में आना पसंद आए या ना आए। नीलिमा जी के जाने के पश्चात वो आंखों ही आंखों में ड्राइंग रूम का मुआयना करने लगी। दीवार पर विभिन्न चित्र लगे हुए थे, पर जिन चित्रों ने उसे ज़्यादा आकर्षित किया वो एक लड़की के थे। किसी में वो दुल्हन के वेश में थी तो किसी में पारंपरिक भारतीय परिधान में अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रही थी, तो किसी में वेस्टर्न आउटफिट में अत्याधुनिक लड़की लग रही थी, तो किसी में मॉडल बनी किसी वस्तु का प्रचार करती नजर आ रही थी। ये मेरी पोती शिखा है। उसे तस्वीरों से उलझा देखकर कॉफ़ी उसकी ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, बहुत सुंदर थी। उसके साथ क्या हुआ जो असमय ही? अपनी आदत के विपरीत पूजा पूछ बैठी, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तू कह रही थी कि तुझे जल्दी है, ले कॉफ़ी पी और बता कैसी है। स्वयं को संयमित कर ममत्व भरे स्वर में कहा, अच्छी है, बहुत ही अच्छी, पूजा ने कॉफ़ी पीकर कहा। पूजा के कॉफ़ी पीने के पश्चात नीलिमा जी उसे कमरा दिखाने लगी। उसे कमरे का निरीक्षण करते देख उन्होंने कहा, ये मेरी पोती शिखा का ही कमरा है। मैं इस कमरे को किसी को देना तो नहीं चाहती थी, पर अब इस बुढ़ापे में अकेले रहना डराने लगा है, अतः मैंने इश्तिहार दे दिया। मैं ये कमरा शिखा जैसी ही किसी लड़की को देना चाहती थी, इसलिए विज्ञापन में यही छपवाया। वैसे भी मुझे किराएदार से ज़्यादा अच्छा साथ चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे इतनी पूछताछ की।
जबकि मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्र के बच्चों को ज़्यादा पूछताछ पसंद नहीं है। आशा है बुरा नहीं मानोगी, कहते हुए वो भावुक हो आई थी। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये सब पूछना आपका हक है। आखिर कोई ऐसे ही किसी को अपने घर में नहीं रख लेता है। उसने उनके साथ चलते चलते कहा। कमरा अच्छा और हवादार लगा। अटैच बाथरूम था ही। कमरा पूरी तरह फर्निश भी था। पलंग के साथ अलमारी और स्टडी टेबल के अतिरिक्त दीवार से लगा सोफा और छोटी सी सेंटर टेबल भी कमरे की शोभा को द्विगुणित कर रही थी। इससे भी ज़्यादा संतोष उसे रूम से सटा एक छोटा सा किचन देखकर हुआ। उसमें गैस स्टोव के अलावा माइक्रोवेव भी था। नीलिमा जी के दरवाजे से पर्दा हटाते ही कमरे से सटा एक छोटा बरामदा तथा उगते सूरज की किरण रश्मियों को कमरे में प्रवेश करते देखकर वर्षों पुराना एक स्वप्न आंखों में तिराया। वो घर के बरामदे में बैठी उगते और डूबते सूरज को देखकर मन की भावनाओं को कागज पर उकेर रही है, या बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते हुए उगते सूरज की रश्मियों में स्वयं को नहलाकर तरोताज़ा होकर एक अच्छे दिन का प्रारंभ करने की योजना बना रही है। पर ऐसा कभी हो नहीं पाया। ये किचन मैंने अभी ये सोचकर बनवाया है कि जिसको भी दूंगी तो वो अपनी पसंद का अगर कुछ बनाना चाहे तो बना सकेगा। गैस स्टोव और माइक्रोवेव मेरे पास एक्स्ट्रा था, इसलिए यहाँ रखवा दिया। उसकी निगाह किचन की ओर देख कर उन्होंने कहा। नीलिमा दादी की बात सुनकर वो अपने विचारों से बाहर आई। कमरा पसंद न आने का कोई कारण नहीं था। किराया भी ज़्यादा नहीं था तथा वो एडवांस भी नहीं मांग रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके ममत्व भरे व्यवहार ने उसका मन मोह लिया था। अतः दूसरे दिन सामान शिफ्ट करने की बात कहकर वो चल दी। उसे ऑफिस भी समय से पहुंचना था। पूजा ने दूसरे दिन शिफ्ट कर लिया। वो अपना सामान कमरे में लगा ही रही थी कि नीलिमा दादी कॉफ़ी के साथ नाश्ता लेकर आ गईं तथा रात के खाने का भी न्योता दे दिया। वो बड़ी भली लगी। कम से कम अनजान शहर में किसी का कंधा मिलना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन इतवार था। वो अपने हफ्ते भर के कपड़े धो रही थी। आवाज़ सुनकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाहर आने पर कहा, बेटी, हाथ से धोने की क्या आवश्यकता है? घर में मशीन है, हफ्ते में एक दिन चला लेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उनकी बात सुनकर अनायासी पूजा को वो दिन याद आया जब घर भर के ढेर सारे कपड़े धोने के पश्चात एक दिन विकास से उसने वॉशिंग मशीन खरीदने की बात कही तो जब तक विकास कुछ कह पाते उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा, जरा से कपड़े क्या धो लिए, वॉशिंग मशीन की बात करने लगी। अगर इतनी ही नाजुक थी तो दहेज में वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लेकर आई? पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करने के बावजूद बात बात पर ताने देना उनकी आदत बन गई थी। वो माँ को ससुराल में मिल रहे कष्टों को बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, किंतु रोज रोज उनकी जली कटी बातें सुनकर उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। रक्षाबंधन पर उसका भाई उसे लेने आया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बातें बताईं तो उन्होंने कहा, सब्र कर बेटी, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ये बात अवश्य है, जितना उन्होंने मांगा था हम नहीं दे पाए, पर चिंता न कर, धीरे धीरे हम उनकी सब मांगों को पूरा कर देंगे। पर ठीक कहाँ हो पाया था सब। ना माँ पिताजी उनकी नित बढ़ती मांगों को पूरा कर पाए और ना ही सासू माँ की ज्यादतियाँ कम हुईं। हालात ऐसे बने कि उन्होंने उसके कहीं आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी। दुख तो तब होता जब अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी उसे उनसे पैसे मांगने पड़ते, क्योंकि विकास अपना सारा वेतन अपनी माँ को ही देते थे। सारा काम करवाने के बावजूद खाना उसे ऐसे पकड़ाया जाता मानो वो इसकी हकदार नहीं है। फल दूध खाए पिए तो उसे वर्षों बीत गए थे। जब वो गर्भवती हुई तब उसके प्रति सासू माँ के व्यवहार में अवश्य परिवर्तन आया था, किंतु इंतहा तब हुई जब उसने बेटी को जन्म दिया। वो दर्द से तड़फड़ा रही थी। सांत्वना के दो शब्द कहने के बजाय उन्होंने चिल्लाकर कहा, ज़्यादा मुंह मत फाड़, कोई बेटा नहीं जना है जो तेरे कोई नाज नखरे उठाए। चीख मुंह में ही दबकर रह गई तथा आंखों से आंसू निकल पड़े। विकास भी अपनी माँ की ही तरह थे। माँ के मुंह से निकला वाक्य मानो उनके लिए ब्रह्म वाक्य था। बेटी दूध के लिए रोती रहती और वो उसे काम में उलझाए रखती। कोई औरत इतनी संवेदनहीन भी हो सकती है, वो सोच नहीं सकती थी। बहू तो बहू, अपनी पोती से भी उन्हें प्यार नहीं था। एक बार विकास कहीं टूर पर गए हुए थे। इसी बीच पुत्री आकांक्षा को ज्वर हो गया। वो बुखार से तड़प रही थी और वो घरेलू इलाज करवाती रही। बच्ची को दर्द से तड़पता देखकर करुण स्वर में उसने ना जाने कितनी बार उनसे कहा, माँ जी, इसे डॉक्टर को दिखा दें। वो नहीं मानी। इलाज के अभाव में एक रात वो मासूम चल बसी।
उसने तब स्वयं को बेहद असहाय महसूस किया था। उसी सुबह विकास आ गए। जब तक वो कुछ कह पाती, सासू माँ ने बेटी को ठीक से देखभाल न करने का आरोप उस पर लगा दिया। विकास ने बिना उसकी सुने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। एक तो बेटी की मृत्यु का दर्द, उस पर ठीक से देखभाल न करने का आरोप वो सहन नहीं कर पाई। उस दिन वो खूब फूट फूट कर रोई थी, पर उसके आंसुओं की किसी को भी परवाह नहीं थी। अति तो तब हुई जब दूसरे दिन सासू माँ ने अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर इस बार बेटा नहीं जन्मा तो वो अपने बेटे का दूसरा विवाह कर देंगी। उसी रात विकास ने अपनी माँ की आज्ञा के पालन के लिए उसका साथ चाहा, किंतु वो तन मन से इतनी अस्वस्थ थी कि उसने उसका साथ देने से मना कर दिया। तब विकास ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। उसने अपनी पूरी शक्ति से विरोध करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी माँ की वजह से मैंने अपनी बेटी को खोया है, उनकी नफरत ने उसे मारा है। तुम्हें अपनी बेटी के असमय मरने का दुख नहीं है, पर मुझे है। मुझे कुछ दिन उसके साथ रहने दो। खुद उसका ख्याल नहीं रख पाई और अब माँ पर आरोप लगा रही हो। अपनी अवमानना तथा माँ के ऊपर लगाए आरोप से तिलमिलाए विकास ने कहा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर निकल गया। बेटी का गम और उसको समझने की कोशिश किए बिना विकास के थप्पड़ ने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया था। दूसरे दिन ही बिना किसी से कुछ कहे उसने घर छोड़ दिया। वैसे भी उस जगह रहने से क्या फ़ायदा जहाँ उसका मान सम्मान ना हो, स्त्री को पत्नी नहीं वरन दासी समझा जाए। और तो और उसे अपनी ही पुत्री का कातिल होने का झूठा आरोप लगाकर बार बार प्रताड़ित करने के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उससे इंसान होने का हक ही छीन लिया जाए। उसे पता था कि उसके इस कदम से उसे बदचलन सिद्ध कर दिया जाएगा, पर वो क्या करती। सहने की भी एक सीमा होती है। जब हद पार हो जाती है तो अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। तब विद्रोह का ऐसा ज्वालामुखी फूट पड़ता है जिसमें लगता है या तो स्वयं को जला ले या दूसरों को। ऐसा करके वो अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहती थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वो ऐसे रिश्तों से मुक्ति पाकर स्वयं के लिए एक नया रास्ता तलाश कर जीवन को नई दिशा देते हुए अपने लिए एक छोटा सा आकाश ढूंढने का प्रयत्न करेगी, जहाँ उससे या उसकी भावनाओं से खेलने वाला कोई ना हो। पूजा अपने घर जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता अपने सम्मान की दुहाई देते हुए उसे परिस्थितियों से समझौता करने के लिए कहेंगे। वहाँ रहकर भी उसे चैन नहीं मिलेगा। अतः उसने अपनी मित्र दीपा के घर जाने का निश्चय कर लिया। दीपा उसकी ऐसी सखी थी जिसकी मित्रता पर उसे नाज था, जो उसके सुख दुख की न केवल साथी रही थी, वरन उसने ऐसे क्षणों में भी उसका साथ दिया जब वो जिंदगी से हार मान कर बैठी थी। शायद ऐसे ही मित्रों के लिए किसी ने कहा है, इंसान भले ही हजारों मित्र बना ले, पर एक ऐसा तो मित्र बनाकर दिखाए जो उसका साथ हजारों वर्ष तक निभाए। वो दीपा के घर रहकर ही नौकरी तलाश करने लगी। माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने आकर खूब खरी खोटी सुनाई, पर वो अपने निर्णय पर अडिग रही। उसका दृढ़ निश्चय देख कर वे उसे कभी अपना मुंह न दिखाने का निर्णय सुनाकर चले गए। दिल तार तार हो गया था। क्या व्यक्ति की नाक इतनी ऊंची होती है कि मुसीबत के क्षणों में भी वो अपने कोख जाए से संबंध तो तोड़ सकता है, पर उसके मनोबल को टूटने से बचाते हुए उसको सहारा नहीं दे सकता। उस समय दीपा ने उसके आत्मविश्वास को टूटने से बचाते हुए न केवल उसका मनोबल बढ़ाया, वरन नौकरी दिलवाने में भी भरपूर मदद की। उसने बीबीएम किया था, एमबीए में उसका दाखिला भी हो गया था, पर उसी समय दादी की बहन अपनी ननद की मित्र के लड़के का रिश्ता लेकर आई। उसके माँ पिताजी को रिश्ता इतना पसंद आया कि उन्होंने उसके विरोध को दरकिनार कर पढ़ाई तो तुम बाद में भी कर सकती हो का आश्वासन देकर उस पर विवाह के लिए दबाव बनाया। आखिर उसे अपनी सहमति देनी पड़ी थी। जिंदगी ने जब उसे दोराहे पर खड़ा किया, तब उसके मित्र दीपा के अतिरिक्त उसकी पढ़ाई ही काम आई। कुछ प्रयासों के पश्चात एक कंपनी में उसे सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई और उसे गोंडा छोड़कर यहाँ इस अनजान शहर लखनऊ में आना पड़ा। सच, जिंदगी भी न जाने कितने खेल खेलती है। जीवन रूपी शतरंज की बिसात पर आदमी तो सिर्फ एक मोहरा है, जिसे समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी चालें चलनी पड़ती हैं। किस सोच में डूब गई बेटी? थैंक यू दादी, आज तो धुल ही गए हैं, अगली बार मशीन में धो लूँगी। नीलिमा जी का ममत्व भरा स्वर सुनकर मन के बीहड़ जंगल से बाहर निकलते हुए उसने कहा, क्या कहा दादी? सच, तेरे मुंह से दादी शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। और रिश्ते तो छूट गए, कम से कम इस रिश्ते को फिर से जी लूँ। कहते हुए उन्होंने आंखें पोंछीं तथा फिर कहा,
अच्छा, आज तेरी छुट्टी है, मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी बना रही हूँ, तू भी आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। कम से कम इस रिश्ते को पुनः जी लूँ। दादी के कहे वाक्य ने पूजा के दिल में हलचल मचा दी थी। इस समय उनसे कुछ और पूछकर या कहकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पता नहीं क्यों उस समय वो भी उसे अपनी ही तरह बेचारी और एकाकी लगी। सच तो ये था कि आज से पहले उनके कहने के बावजूद उन्हें दादी नहीं कह पाई थी। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा शब्द उन्हें इतनी खुशी दे जाएगा। अब उसने निश्चय कर लिया था कि अब से वो उन्हें दादी कहकर ही पुकारेगी। उसका एकाकी मन भी किसी का साथ चाह रहा था, अतः दादी के आग्रह को उसने स्वीकार कर लिया। वो हाथ से रोटी बनाने लगी। थप थप की आवाज़ के साथ रोटी को बढ़ते हुए देखकर वो सोचने लगी कि अगर इंसान के मन में साहस और विश्वास है तो उम्र उसकी राह में रोड़ा नहीं बनती, वरन दादी की उम्र में तो कुछ लोग बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते। फिर भी उससे रहा नहीं गया तथा उनके पास जाकर कहा, आप बैठिए दादी, रोटी मैं बना देती हूँ। तेरे हाथ की रोटी फिर किसी दिन खा लूँगी, आज मेरे हाथ की मक्के की रोटी खाकर देख, बस बन ही गई है, तू खा, मेरा इंतज़ार मत करना। मक्के की रोटी गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। मैं स्वयं के लिए बनाकर तेरा साथ देने आ जाऊँगी। रोटी पर घी लगाकर उन्होंने उसकी प्लेट में रोटी रखते हुए कहा। उनके हाथ की साग रोटी खाकर अनजाने ही उसे अपनी दादी की याद आ गई थी। वो भी ऐसे ही सबको अपने सामने बिठाकर गर्मा गर्म रोटी खिलाती थी। मेरी पोती शिखा को भी सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद थी, अचानक दादी ने कहा। क्या हुआ था उसे? शिखा के बारे में जानने की उत्सुकता को पूजा रोक ना पाई तथा पूछ बैठी। शिखा एक अच्छी नृत्यांगना के साथ अच्छी कलाकार भी थी। उसने कई स्टेज प्रोग्राम भी दिए थे। उसका सपना फिल्मों में काम करने का था। इसी शहर में उसका सपना पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक टीवी सीरियल में काम करने के लिए एक विज्ञापन निकला। उसके ऑडिशन के लिए तारीख नियत हुई। उस नियत तिथि पर वो ऑडिशन के लिए गई। कई राउंड के पश्चात उसका चयन हो गया तथा उसे सीरियल में काम करने के लिए मुंबई बुलाया गया। उसके साथ ही विराज नाम के लड़के का चयन इसी ऑडिशन के द्वारा उस टीवी सीरियल के लिए हुआ था। शिखा विराज को मुझसे मिलाने लाई। उससे बात करने पर पता चला कि उसका भी बचपन से सपना फिल्मों में काम करने का रहा है। टीवी सीरियल तो उसके लिए मुंबई में पैर जमाने का प्रयास भर है। वो बीई कर रहा था। सीरियल के लिए बीई की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का निश्चय कर उसने अपने माता पिता को नाराज़ कर दिया था। वो चाहता था कि अपने इस कैरियर को उन बुलंदियों तक ले जाए जिससे उसके माता पिता की नाराज़गी दूर हो जाए। न जाने क्यों उस लड़के की सच्चाई और जिजीविषा मुझे भा गई। मैं शिखा को अकेले मुंबई नहीं भेजना चाहती थी। बचपन से उसकी एक एक इच्छा पूरी करने की कोशिश की थी। पंकज और सीमा, शिखा के माता पिता की प्लेन क्रैश में मृत्यु के पश्चात वही मेरे जीवन का मकसद बन गई थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसकी ख्वाहिश को रौंद कर उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती थी। अपनी बात जब विराज के सामने रखी तो उसने सहजता से कहा, दादी, अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो शिखा को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं शिखा को कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा तथा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करूंगा। मेरी और शिखा की मंजिल एक ही है, हम अवश्य कामयाब होंगे। शिखा को अकेले विराज के साथ भेजना मेरे संस्कारी मन को स्वीकार नहीं हुआ। शिखा की आंखों में मैंने विराज के लिए चाहत देखी थी, अतः एक विचार मन में आया। अपना विचार जब मैंने उनके सामने प्रकट किया तो वो दोनों ही चौंक गए। दादी, विवाह? मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। क्या आपने शिखा से पूछा? पूछा तो नहीं, शिखा की ओर देखते हुए मैंने कहा। फिर ये कैसे संभव है? कहते हुए विराज ने भी शिखा की ओर देखा। संभव है, मैं अपनी पोती को अच्छी तरह जानती हूँ। सच तो ये है कि उसकी चाहत को पहचान कर ही मैं ये निर्णय लेने का साहस कर पाई हूँ। अंधेरे में तीर चलाते हुए मैंने कहा था। विवाह भी उचित नहीं होगा, पहले हमें अपना मुकाम हासिल कर लेने दीजिए, विराज ने मेरी पेशकश सुनकर कहा। दादी, विराज ठीक कह रहे हैं, पहले हम अपना मुकाम तो हासिल कर लें, शिखा ने विराज का समर्थन करते हुए कहा। बेटी, जब तुम दोनों की राहें एक हैं फिर इनकार क्यों? फिर अब तो तुम दोनों को मुंबई में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया है, कम से कम मेरे मन में कोई दुविधा या संशय तो नहीं रहेगा। बेटा, तुम तो मेरे मन की दुविधा समझ सकते हो, कहो तो मैं तुम्हारे माता पिता से कहकर बात आगे बढ़ाऊं। आखिर विराज ने उनकी पेशकश मान ली। विराज के माता पिता से बात की तो उन्होंने बेरुखी प्रदर्शित करते हुए विराज से किसी प्रकार का संबंध रखने से साफ मना कर दिया। विराज मायूस हो गया था।
वो अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जब वो सफल होगा तब उसके माता पिता न केवल उसे माफ़ करेंगे वरन शिखा को भी अपना लेंगे। स्थिति मनोनुकूल होने के लिए वो समय चाहता था। उस समय मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने विराज की भावनाओं की भी परवाह नहीं की तथा विराज को किसी तरह मनाकर धूमधाम से शिखा का विराज से विवाह कर दिया। विराज उसे मुंबई लेकर चला गया। भरे मन से मैंने उन्हें विदा किया तथा मुंबई पहुंचते ही सूचना देने के लिए कहा। उन्होंने मुंबई पहुंचकर मुझे फ़ोन के द्वारा सकुशल पहुंचने की सूचना दी तथा कहा कि अभी वो एक होटल में रुके हैं, जल्दी ही स्थायी निवास की व्यवस्था करके सूचना देंगे। उसके पश्चात कई दिनों तक शिखा और विराज की कोई खबर न आने पर मुझे चिंता होने लगी थी। उन दोनों मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था कि घंटे घंटे पर खबर रखी जा सके। बताए होटल के नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि वो लोग 4 दिन पूर्व ही वहाँ से चले गए थे। कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने टीवी सीरियल वालों को फ़ोन किया। उन्होंने बेरुखी से कहा कि मुंबई पहुंचकर उन्होंने हमसे संपर्क तो किया था, हमने उन्हें स्टूडियो में आकर मिलने के लिए कहा पर ना तो वे आए और ना ही उनकी कोई खबर ही आई। उन्हें काम नहीं करना था तो पहले सूचित कर देते, कम से कम हमारा समय तो बर्बाद नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आया। तब मैं उनका पता लगाने मुंबई गई। क्या इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढ पाना संभव था? आखिर जब तक पता नहीं चल जाता वहीं रुकने का फैसला किया। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी पर फिर भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था। एक दिन अखबार पलट रही थी कि गुमशुदा कॉलम में एक शव को देखते ही चीख निकल गई। शिखा का शव था। लिखी खबर से पता चला कि उसे किसी ने मारकर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। साथ ही उस पर बलात्कार के निशान भी पाए गए। किसी तरह स्वयं को संभाल कर पुलिस स्टेशन गई। शव लगभग 1 हफ्ते पुराना था। उसका पंचनामा करवाकर अंतिम क्रिया की और खाली हाथ लौट आई। शायद तुम समझ सको बेटी कि उस समय मैंने स्वयं को कितना अकेला महसूस किया होगा। पहले बेटा बहू और फिर पोती, मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। पर कहते हैं जब तक सांस है तब तक तो जीना ही पड़ता है। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वो लड़का विराज, वो भी नहीं मिला। पता नहीं उसने ही शिखा को मारा या वे दोनों किसी साजिश के शिकार हुए। विराज के माता पिता से उसके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा वो तो हमारे लिए उसी समय मर गया था जब उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध अपना कैरियर चुना था। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम ही उसकी परवाह क्यों करें। पता नहीं इंसान इतना संवेदनहीन अमानुष कैसे हो जाता है कि अपनी एक अवज्ञा पर अपने खून से ही नाता तोड़ देता है। आंसू पोंछकर उन्होंने भरी आवाज़ में उत्तर दिया, बेटा एक बात कहूँ? जी दादी। बेटा, मेरी शिखा तो साजिश का शिकार होकर अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाई, पर तुम अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना और अपने लिए एक छोटा सा आकाश तलाश कर ही रहना। मुझे लगेगा मेरी शिखा मुझे वापस मिल गई। उनकी कहानी तो उससे भी दुखद थी, पर उनकी जिजीविषा तथा उनकी उसके प्रति सोच उसके लिए प्रेरणा बन गई थी। वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थी, तब उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के उद्देश्य से पत्राचार द्वारा MBA करने का निश्चय ही नहीं किया, वरन पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी। इसके साथ ही अब वो रोज़ ऑफिस से आने के पश्चात कुछ समय उनके पास गुजारने लगी थी। यद्यपि धीरे धीरे एक ही सी बातें सुनकर बोर होने लगी थी, फिर भी उनके व्यवहार में न जाने कैसा सम्मोहन था कि जब तक कुछ पल उनके साथ नित्य बिता नहीं लेती थी तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। वो भी गर्मा गर्म नाश्ता बनाए उसका इंतज़ार करती मिलती। एक दिन पूजा ऑफिस से आई तो देखा बरामदे में एक आदमी उसका इंतज़ार कर रहा है। उसके आते ही उसने उसे एक कागज़ पकड़ाया। वो कागज़ सामान्य नहीं वरन विकास द्वारा भिजवाए तलाक के पेपर थे। उसने बिना कुछ कहे उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक हस्ताक्षर से उनके 7 जन्मों के बंधनों का अंत हो गया था। वो स्वयं उस बंधन को तोड़ आई थी, किंतु फिर भी न जाने मन में एक आस थी, आज वो आस भी टूट गई थी। मन बेहद उदास था। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे अपने पास न आते देख दादी ने उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया। उसके आते ही उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, आज तबीयत ठीक नहीं है? चल आज मैंने तेरा मनपसंद पोहा बनाया है, कुछ खाएगी तो अच्छा लगेगा। उस मना स्थिति में वो दादी के पीछे पीछे चल दी। उसे चुपचाप खाते देख दादी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो वो चुप नहीं रह पाई। उसने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई तो चौंक गई तथा कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तथा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। दादी, ये सच है
कि आज मैंने आपको अपने जीवन के काले अध्याय से अवगत कराया, पर क्या ये सच नहीं है जिनसे मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ आई थी, जिनका मेरी ज़िंदगी में वापस आना असंभव है, उनके बारे में बताकर मैं क्या करती? अब आप ही बताइए, उस दिन मैंने क्या गलत कहा? जिस व्यक्ति से संबंध ही न रह गया हो, उसके साथ नाम जोड़ना क्या उचित है? मैं उसकी परवाह क्यों करूं? क्यों अपना नाम उससे जोड़कर रखूं, जिसको कभी मेरी परवाह ही नहीं रही? वो रिश्ते ही झूठे थे, तभी एक हस्ताक्षर से वो एक झटके में टूट गए। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी, कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? तेरी बात ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। तू सच्ची कह रही है, जिसको हमारी परवाह ना हो उसके साथ अपना नाम कैसे जोड़ें? पर सदा ऐसा कहाँ हो पाता है? मेरा बड़ा बेटा पंकज प्लेन क्रैश में मारा गया, तो दूसरा संजय 7 समंदर पार बैठा है। क्या आपका दूसरा पुत्र भी है? आपने कभी बताया ही नहीं। क्या बताती उसके बारे में? 5 वर्ष से वो आया ही नहीं है। वो इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास किसी के लिए समय ही नहीं है। वो बार बार मुझसे कहता है कि माँ, अब यहाँ कोई नहीं है, सब कुछ बेचकर मेरे पास आ जाओ। बेटी, मैं जीते जी इस घर को कैसे बेच सकती हूँ? शिखा के दादाजी ने एक एक पाई जोड़कर इस घर को बनवाया था। इस घर के साथ मेरी न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरा शरीर जाएगा, मन नहीं। पर दादी, बेटी, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कैसे कैसे प्रश्न आ जा रहे हैं, पर एक इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब वो कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कई बार सोचता है, बार बार स्वयं से सवाल जवाब करता है। बेटी, मेरे मन ने मेरे प्रश्नों का सदा एक ही उत्तर दिया है कि मुझे संजय के पास नहीं जाना चाहिए। अब तक मैंने एक स्वतंत्र और निर्भीक जीवन जिया है। तन भले ही शिथिल हो गया है, पर मेरा मन अब भी इस शरीर को संजीवनी देकर बार बार यही कहता है, नीलिमा, अभी भी तुम थकी नहीं हो। तुझमें अभी भी इतनी ताकत है कि तुम अपना भार स्वयं उठा सकती हो। पंकज के पापा हमेशा कहा करते थे, नीलू, बच्चों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना, सदा देना ही, लेना नहीं। इसी में तुम्हारी इज्जत है। ये बात अलग है कि आज वो मेरे साथ नहीं हैं, पर उनकी यादें तो हैं। उन्होंने मेरे लिए इतना छोड़ा है कि कभी किसी के सामने हाथ पसारने की नौबत नहीं आई अभी तक, और ना ही भविष्य में आएगी। मुझे पता है संजय तथा उसकी पत्नी मुझे हाथों हाथ लेंगे, पर कब तक? क्या कुछ दिनों पश्चात मैं उनके लिए घर में रखी सजीव निरर्थक वस्तु मात्र बनकर नहीं रह जाऊंगी, जिसके सामने समय पर खाने पीने के लिए सामान तो रख दिया जाएगा, पर अपनी अपनी व्यस्तता के कारण मेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश कोई नहीं करेगा। सच बेटा, उस स्थिति की कल्पना मात्र से मैं सिहर उठती हूँ। बेटी, ये बात मैं ऐसे ही नहीं, कुछ महीने उनके साथ बिताए अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, पर मेरे लिए वहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं था। बस अब तो उस परम पिता परमेश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि मेरा अंत भी शांति से हो जाए, मुझे इस सारी मोह ममता से मुक्ति मिल जाए। पूजा उनकी जिजीविषा को मुक्त कंठ से निहार रही थी कि अचानक उन्होंने कहा, पूजा बेटा, तू दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेती? अकेले जीवन काटना बहुत कठिन होता है बेटी। दूसरा विवाह? हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ तू दूसरा विवाह कर ले। अब वो समय नहीं रहा कि जिस घर में डोली जाए उसी से अर्थी निकले। आज समय बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं। वैसे भी बिना मकसद जिंदगी जीना बेमानी हो जाता है। कभी कभी स्वयं के लिए अपनी ही जिंदगी बोझ लगने लगती है। दादी, उस कटु अनुभव के बाद मेरा विवाह संबंध से विश्वास ही उठ गया है। जीवन जीने के लिए है। जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं, पर वास्तव में मनुष्य वही है जो इन सबको झेलते हुए सदा आगे बढ़ता जाए। ठीक है दादी, कोई मिल गया तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। बात टालने के लिए उसने कह दिया, पर यह नहीं कह पाई, दादी, आप भी तो अतीत की यादों में अभी तक उलझी हुई हो, वरना आप अपने बेटे की बात मानकर उसके पास नहीं चली जाती। माना आज के बच्चों के पास अपने बुजुर्गों के लिए समय नहीं है, पर सुख दुख में तो वे साथ देंगे ही। जब आप इस उम्र में अकेली रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं? न जाने क्यों विवाह जैसी संस्था से उसका मोह टूट गया था। उसे एक बार धोखा मिल चुका था, अब दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती थी। अब वो अपने पैरों पर खड़ी है, क्या कमी है उसे जो व्यर्थ किसी पचड़े में फंसे? जीवन बीत रहा था, उसका MBA पूरा हो गया था, अब वो दूसरा जॉब ढूंढने लगी। उस दिन वो बेहद खुश थी। उसे विप्रो कंपनी में 10 लाख के पैकेज पर अगले महीने पुणे ज्वाइन करना था। सबसे पहले वो अपनी इस खुशखबरी को दादी को सुनाना चाहती थी, अतः ऑफिस से आते ही उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया।
कोई आवाज़ न मिलने पर डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला तो देखा दादी ज़मीन पर पड़ी तेजी तेजी सांस ले रही हैं। वो उन्हें देखकर सकते में आ गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, किसे बुलाए। अपनी पढ़ाई या ऑफिस से आने के बाद दादी के पास तक ही सीमित रहने के कारण उसने कभी ये जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि अगल बगल में कौन रहता है। यद्यपि उसने दादी जी के पास कुछ लोगों को आते जाते देखा था, पर उसने ना तो उनसे कभी कुछ पूछा और ना ही उन्होंने कभी बताया। एक बार सोचा कि मदद के लिए किसी पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाए, पर उनकी हालत देखकर उन्हें अकेले छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, उन्हें कहाँ और किस डॉक्टर के पास ले जाए। उसे इस शहर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। वो उन्हें कृत्रिम श्वास देकर उनकी उखड़ी सांसों को ये सोचकर नियंत्रित करने का प्रयास करने लगी कि स्थिति कंट्रोल में होने पर वो किसी की मदद मांगने जाएगी। तभी मोबाइल बज उठा। उसकी सहयोगी सुषमा का फ़ोन था। पूजा ने जब उसे वस्तु स्थिति बताई तो उसने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं भी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। सिर्फ डॉक्टर को लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जल्दी से जल्दी इन्हें कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर तू किसी को जानती है तो प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस लेकर भी आ। ठीक है, मैं आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सुषमा उस समय उसे देवदूत सी लगी। वो दादी जी के पास बैठकर उन्हें हिम्मत दिलाने लगी। उस हालात में भी दादी जी उससे कुछ कहने का प्रयास करने लगी। प्लीज़ दादी, आप ज़्यादा बात ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी मित्र सुषमा डॉक्टर को लेकर बस आती ही होगी। उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर अस्फुट स्वर में कुछ कहने का प्रयत्न किया, पर कह नहीं पाई तथा बेहोश हो गईं। उनकी हालत देखकर उसने फिर अपनी मित्र सुषमा को फ़ोन किया तो उसने कहा, एम्बुलेंस बस पहुंची रही होगी तो उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच, मैं वहीं पहुंच रही हूँ। अस्पताल में दादी की हालत को नाजुक करार दिया। उनके मोबाइल से संजय का नंबर ढूंढकर पूजा ने उसे फ़ोन किया। उसने उनका ख्याल रखने की बात कहकर शीघ्र पहुंचने की बात कही। एम्बुलेंस की आवाज़ से अड़ोसी पड़ोसियों को उनके बीमार होने के बारे में पता चल ही गया था। वे अस्पताल में उन्हें देखने और मदद करने की चाहत से आए भी, पर आईसीयू में किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं थी। संजय के आने से पूर्व ही डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद दादी जिंदगी की जंग हार गई थी। उनके मृत्यु के पश्चात हर जुबान से उनकी प्रशंसा सुनकर लग रहा था जैसे वो पूरे मोहल्ले की जान थी। पूजा ने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ मिलकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी प्रारंभ कर दी। संजय के आते ही उनकी अंतिम यात्रा प्रारंभ हो गई। अंतिम यात्रा के पश्चात जब वो घर वापस लौटी तो उसे लग रहा था कि वो एक बार फिर से अकेली बेघर हो गई है। दुख था तो केवल इतना कि वो दादी के साथ अपनी खुशी नहीं शेयर कर पाई। दुख तो इस बात का भी था कि संजय की रुचि अपनी माँ की आत्मा की मुक्ति के लिए परंपरागत नियम निभाने के बजाय उनकी सारी चल और अचल संपत्ति को शीघ्रातिशीघ्र बेचने की थी। घर का विज्ञापन देते ही नित्य नए नए लोग घर को देखने के लिए आ रहे थे। मकान इतना अच्छा और मेंटेन्ड था कि अच्छी से अच्छी बोलियां लग रही थीं। आखिर संजय को उसकी मनचाही रकम मिल ही गई। वैसे रूढ़िवादी तो पूजा कभी नहीं रही थी, पर संजय को इस तरह जल्दी जल्दी सारे कार्य निपटाते देख बार बार मन में यही आ रहा था, क्या मरने वाले का अपने बच्चों पर इतना भी हक नहीं है कि ज़्यादा नहीं तो 10-12 दिन ही उसके बच्चे उसकी याद में सुबह शाम दीप जलाएं। सच, नीलिमा दादी की सांसों के टूटते ही उनकी वर्षों से संजोई धरोहर भी दूसरे की हो गई थी। तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो। आज के युग में इंसान अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाता तो अपने बुजुर्गों के लिए उसके पास समय कहाँ से होगा, अंतर्मन ने टोका। तुम ठीक कह रही हो, शायद आज की यही सच्चाई है और शायद समय की मांग भी यही है। प्रति उत्तर देते हुए उसने मन को स्थिर किया। यद्यप दादी के बिना उसका इस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, किंतु 15 दिन वो कहाँ रहती। समय देखकर संजय से पूना में अपने जॉब के बारे में बताते हुए 15 दिन और रहने की इजाज़त मांगी। उसने मकान के नए मालिक से बात की, उन्होंने उसे रहने की इजाज़त दे दी। 15 दिन पश्चात पूजा जब इस घर को छोड़कर जाने लगी तो अनायास ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। न जाने क्यों कुछ ही दिनों में उसे दादी जी से इतना मोह हो गया था कि ये घर उसे अपना ही घर लगने लगा था। सच तो ये है कि इतना दुख तो उसे अपनी माँ का घर छोड़ने पर भी नहीं हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे दिल के रिश्ते हैं।
खून के रिश्तों में भले ही थोड़ी सी नासमझी, अहंकार या एक दूसरे से की गई उम्मीदों के पूरा न होने के कारण दरार पड़ जाए, पर दिल से बने ये रिश्ते इन सब कारणों से मुक्त होते हुए न केवल जीवन को सुरभित कर जाते हैं, वरन जीवन को परिपूर्ण बनाते हुए एक ऐसे बंधन में बांध देते हैं जिनसे इंसान चाह कर भी मुक्त नहीं हो पाता है। नीलू दादी ही थीं जिन्होंने उसे विषम परिस्थितियों से लड़ने के साथ सदा जीवन में आगे बढ़ने रहने के लिए प्रेरित किया था। दुखी मन के बावजूद भी उसे खुशी इस बात की थी कि दादी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। जिस शांति और सम्मान से उन्होंने जीवन काटा था, उसी शांति और सम्मान से वो बिना किसी को तकलीफ दिए इस दुनिया से विदा हो गईं। उन्हें मुक्ति मिल गई थी, सच्ची मुक्ति। पूजा उनकी यादों को मन ही मन संजोए एक मुट्ठी आकाश की तलाश में चल दी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी उन्हें मुक्ति मिल गई। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।